हेलो बच्चों, आज हम चालकीय सीट से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे, लेकिन ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो जानते हैं, ये सीट हमारी अनंत विस्तार की है। इस सीट का हमने एक हिस्सा लिया है, जो हिस्सा हमारे सामने है ना। उस हिस्से में हमने आवेश प्रवाहित किए हैं ना। चालकीय होने के कारण इस आवेशित चालक में संपूर्ण आवेश सतह पर पहुंच जाएंगे। ये आवेश पहुंच गए सारे। अब हमें यहाँ पर गॉस प्रमेय को लगाना है। तो गॉस प्रमेय की अवस्था जो बनती है, उसके अनुसार हमको एक आवेश चाहिए। उस आवेश को घेरे हुए एक पृष्ठ चाहिए, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आवेश लेते हैं। माना एक आवेश यहाँ पर हमारा है, इस आवेश को घेरे हुए हमने एक खंड लिया है। तो उस आवेश से r दूरी पर हमने एक बिंदु लिया है, बिंदु P, जिस बिंदु से होता हुआ हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा है, जो इस आवेश को पूर्णतः घेर दे। तो इसके घेरने की अवस्था में हमको यहाँ पर दिखता है कि यह आवेश जो घिरा हुआ है हमारा, इस आवेश को ही तभी घेरेगा जब इससे इसको घेरने वाला जो पृष्ठ हमारा है वो यहाँ भी रहे और इसके पीछे भी रहे, पूरी तरह से घेर दे उसको। तुमने एक आकृति जो ली है, माना आवेश इसके भीतर उपस्थित है, तो ये स्थिति हमारी ऐसे बन रही है। जैसे ये मार्कर है, इसके भीतर यदि आवेश हो तो इसकी आकृति कैसे बन रही है, हमारी बेलनाकार आकृति बन रही है हमारी। इस बेलनाकार आकृति के द्वारा इस आवेश को हम पूर्णतः घेर पा रहे हैं। तो हम आकृति ली हमने ये, तो यहाँ पर हमारा जो आकृति बन रही है, ये बन रही है एक बेलनाकार आकृति, जिसे हम कहेंगे बेलनाकार काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ। ये पृष्ठ काल्पनिक है, हमारा आभास किया है इसका हमने, जिससे हम मान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये बना दिया इसमें हमने। इस पृष्ठ की 3 सतहें हैं। एक सतह हमारी सामने पड़ रही है, जो ये वाली है। एक पीछे पड़ रही है, जो ये वाली है। एक वक्रीय है, जो ये वाली है। 3 पृष्ठ हमारे बन रहे हैं, जिन्हें हमने नाम दिया। एक का नाम माना S1 है, एक का S2 है और एक का S3 है। इन तीनों में हमने 3 लघुखंड मान लिए हैं, जो इस तरह से दिखाए गए हैं यहाँ पर। जो हमारा DS1 है वो बिंदु P को घेरे हुए है, DS2 इसे घेरे हुए, P' को घेरे हुए, और DS3 जो बन रहा है हमारा यहाँ पर है, जिसका मुँह इस तरफ दिखाया गया है। इन तीनों पृष्ठों की जो दिशाएं हमारी बन रही हैं, इसकी दिशा सामने फॉरवर्ड, इसकी बैकवर्ड, इसकी अपवर्ड हमें मिल रही है। इस तरह से हमने ये सारी आकृतियाँ बना दी है। अब हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम गॉस प्रमेय की सहायता से इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। उसके लिए चलते हैं हम। जो गॉसियन पृष्ठ की सतहें हमारी हैं, इन तीनों सतहों से हम गुजरने वाले फ्लक्स को निकालने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहले यहाँ जो हमारी पहली अवस्था है, पहला पृष्ठ है हमारा, पहला सतह है हमारी S1। तो S1 के लिए लेते हैं, S1 के लिए जो हमारी स्थिति बनेगी, यहाँ बनेगी लघु खंड DS1 से गुजरने वाला फ्लक्स जो मिलेगा हमको, जिसे बोलेंगे हम d∅1 इक्वल टू E.ds1। इसको यदि लिख दें हम वेक्टर रूप में, तो ये रूप बनेगा हमारा। इसको लिखें यदि सिंपल रूप में, तो ये बन जाता है हमारा d∅1 इक्वल टू E.ds1 cos थीटा। इसको आप 1 मान लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना है इसके बड़े खंड का मान, जिस सतही क्षेत्रफल से हमारा फ्लक्स गुजर रहा होगा। तो उसके लिए हम इस लघु खंड से गुजरने वाले फ्लक्स का करेंगे इंटीग्रल उस रेंज के लिए, तो हमें परिणामी फ्लक्स मिल जाएगा। देखेंगे इसमें हम अतः S1 से गुजरने वाला फ्लक्स जो रहेगा हमारा, उसे हम बोलेंगे ∅1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ S1। रेंज हमारी S1 बन गई है, ऑफ d∅1, या ऐसे मिलेगा हमको इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S1 E.ds1 cos थीटा। ये मिल गया हमको, ये हमको ∅1 का मान मिल गया। इसको अब नंबर 2 मानेंगे। इस नंबर 2 वाला जो फाई हमारा बन रहा है ना, इस फाई में हमें ये चेक करना है अब कि E और DS1 के बीच कोण क्या बन रहा है। तो कहाँ है E हमारा? E इस तरफ,
ds1 इस तरफ, दोनों ऐसे हैं। ऐसी अवस्था में दोनों के बीच जो कोण बन रहा है हमारा वो 0 अंश का बन रहा है। तो लिखेंगे इसमें हम, चूंकि E व ds1 के बीच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अतः समीकरण 2 से ये मिलेगा हमको φ1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल s1 e ds1 cos 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है हमारा 1, देन φ1 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल s1 e ds1 लिख देंगे यहाँ पर हम, चूंकि जो cos 0 डिग्री है हमारा 1 होता है, इसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया। ठीक है ना। इस पार्ट में यहाँ पर E नियत रहेगा, E को हम बाहर ले लेंगे तो मिलेगा हमको इम्प्लाइज दैट φ1 इक्वल टू E क्लोज्ड इंटीग्रल s1 ऑफ ds1। इसको आप नंबर 3 मान लेंगे। तो यहाँ हमारा ds1 जो बन रहा है वो s1 का लघुखंड है, लघु पार्ट है, इसलिए ds1 का करने पर इंटीग्रल हमको मिलेगा पूरा s1। तो अतः समीकरण 3 से जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम शो कर सकते हैं s1, चूंकि क्लोज्ड इंटीग्रल s1 ds1 इक्वल टू s1 का क्षेत्रफल, इसे माना हम a मान लेंगे, तो मान के मिलेगा हमको यहाँ पर φ1 इक्वल टू EA। हमने यहाँ पर a इसलिए माना क्योंकि a ने बाद में कटना है। ऐसा ही हमने जब अचालकीय सीट के लिए निकाला था तो उसमें जो मैंने पीछे वीडियो बनाया था ना, उसमें बताया था आपको कि a हम क्यों लेते हैं। यहाँ पर आपको यदि डाउट हो तो आप उसमें देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसका। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट का मान आ गया कि फर्स्ट पार्ट से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब इसी तरह से पार्ट 2 सतह जो हमारी दूसरी बन रही है, इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स रहेगा हमारा, यहाँ की स्थिति जो बन रही है हमारी सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पर है। अतः इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार S2 से गुजरने वाला फ्लक्स जो बनेगा हमारा, इसे बोलेंगे हम φ2 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S2 ऑफ E ds2। अब देखिए यहाँ पर जो यही वाला पार्ट हमारा पार्ट है ना, इस पार्ट में आवेश यहाँ पर है नहीं हमारा, इसलिए यहाँ पर तीव्रता भी हमारी 0 रहेगी। इसलिए लिखेंगे हम इस अवस्था के लिए, इस अवस्था में E इक्वल टू 0, अतः इसको आप नंबर यदि 5 मान लें, अतः समीकरण 5 से मिलेगा हमको कि φ2 इक्वल टू 0, पूरा गुणा हो गया और 0 बन गया हमारा, 2 भी निकाल दिया हमने। अब बात आएगी हमारी नंबर 3 की। तीसरा हमारा पार्ट है S3। S3 के लिए अब यहाँ S3 की जो स्थिति बन रही है हमारी, ये डिफरेंट है उन दोनों से। ये दोनों सपाट ऐसे थे, एक ऐसा था हमारा, एक इस तरफ था, ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो बन रहा है हमारा ऐसे बन रहा है, वक्रीय है और ऐसे बन रहा है। इसकी अवस्था जो हमने खंड लिया है, इसका खंड ऊपर की तरफ देख रहा है, उसका फेस ऊपर की तरफ है। ऐसी अवस्था में वक्रीय अवस्था और फेस ऊपर की तरफ, तो जो पार्ट बन रहा है हमारा, इस पार्ट में हमको यहाँ पर फ्लक्स मिलेगा φ3 इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल S3 ऑफ E ds3 cos थीटा। ठीक है ना। यहां हमें चेक करना पड़ेगा जो हमारा कोण बन रहा है, कोण कितना बन रहा है। यहां देखिए ds3 हमारा ऊपर की तरफ, E हमारा इस तरफ, कोण कितना बन रहा है बीच में 90 अंश का। अतः चूंकि E व ds3 के बीच
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अतः cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं तो मिलेगा हमको यहाँ पर phi 3 इक्वल टू 0। ये नंबर 7 आ गया। हमने तीनों सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल दिया। हमें चाहिए परिणामी फ्लक्स, अतः हम यहाँ पर सभी सतहों से गुजरने वाले फ्लक्सों का योग कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो रहेगा हमारा उसे हम phi e कहेंगे। phi e इक्वल टू तीनों का योग phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3। इसको आप नंबर 8 मान लेंगे और समीकरण 8 में जो इनके मान निकाले हैं हमने वो मान यहाँ पर पुट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 8 में समीकरण पहला है हमारा 4, 6 तथा 7 के मान रखने पर इससे मिलेगा हमको यहाँ पर जहाँ पर जिसका जो मान है वो मान लिखिए। phi e इक्वल टू phi 1 हमारा है EA प्लस 0 इम्प्लाइज दैट मिलेगा हमको phi e इक्वल टू EA। इसको आप नंबर 9 मान लेंगे। एक तो हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ में के साथ लिया हुआ हमारा गॉसियन पृष्ठ जो हमारा है, इसका एरिया माना A है, तो उस A एरिए के द्वारा इसका आवेश पृष्ठ घनत्व हमें निकालना पड़ेगा कि इस पूरे पृष्ठ में कितना आवेश उपस्थित है, उससे घनत्वीय अवस्था कितनी बन रही है। उसके लिए हमें एक सूत्र मिलता है जिसे बोलते हैं हम आवेश पृष्ठ घनत्व, जो कि आवेश और क्षेत्रफल की अनुपात की अवस्था से प्राप्त होता है। चूंकि गॉसियन पृष्ठ का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A। Q हमारा स्मॉल है यहाँ पर, Q अपॉन A। इससे मिलेगा हमको कि जो हमारा Q है आवेश है यहाँ पर, वो आवेश सिग्मा A हो जाएगा। इसको आप नंबर 10 मान लेंगे। मतलब हमारा इस गॉसियन पृष्ठ में जो आवेश की मात्रा है वो क्या है, हमारी सिग्मा A है। अब इस आवेश की मात्रा को घेरे हुए ये गॉसियन पृष्ठ है, अतः यहाँ पर हम इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालने के साथ साथ यहाँ पर गॉस प्रमेय की अवस्था लगाएंगे। हम जानते हैं जब भी किसी आवेश को घेरे कोई पृष्ठ रहता है हमारा, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स रहता है उसका मान Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये गॉसियन थ्योरम हमारी है ना, उसके अनुसार मिलेगा यहाँ पर हमको। लिखेंगे यहाँ पर गॉस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय से हमें मिलेगा phi e इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं। ये आप नंबर 11 मान लेंगे इसको। अब इस 11 की जो स्थिति बन रही है हमारी, इस 11 में मान रखते हैं हम नंबर 10 का, जिससे हम यहाँ की अवस्थाएं ला सकें यहाँ पर। अतः समीकरण 11 में समीकरण 10 का मान रखने पर हमें मिलेगा यहाँ पर कि phi e इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो इसको आप नंबर 12 मान लेंगे। और ये 12 जो मिल रहा है हमको phi e का मान, ये वही उसी अवस्थाओं से मिल रहा है जिस अवस्थाओं से हमने इस phi e का मान निकाला था। अतः ये phi e और ये निकला हुआ phi e दोनों सेम रहेंगे क्योंकि हमारी अवस्था एक ही बन रही है। अतः समीकरण 9 वह 12 से
दोनों फ्लक्स एक ही अवस्था से प्राप्त हो रहे हैं, अतः ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ए से गया ए, देन मिलेगा हमको यहां पर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नंबर 13। ठीक है, तो ये हमारा तीव्रता है यहाँ पर, जो तीव्रता हमने गॉस प्रमेय से प्राप्त की। तो ये हमारा डेरिवेशन था, जो ने पहले वाला डेरिवेशन किया था जिसमें अचालकीय सीट थी, वहाँ यहाँ बटे में हमारा 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। चालकीय सीट में यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है हमारा, क्यों आ रहा है वो हमने यहाँ पर जान लिया है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक अवस्था के लिए जो हमारा एक ई ए है, उस ई ए का मान यहाँ पर 0 हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा कम हो रही है। तो यहाँ पर 2 ना आके यहाँ पर सिंगल हमको कंडीशन मिल रही है। तो ये तीव्रता का मान है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन बस मेन हमारा क्या है कि समझना है ना। यदि हम समझ गए, माइंड में बात बैठ गई, तो हम आराम से इन सारी अवस्थाओं को कर सकते हैं। तो ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। हमें ध्यान देना चाहिए कि चालकीय अचालकीय अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, चालकीय किस तरह से, अचालकीय। अब जो हमारा यहाँ मान मिल रहा है ना, इस मान में न तो हमारा दूरी है, आर भी नहीं है और ए भी नहीं है, अतः ए और आर की अवस्थाएं यदि सामने बदल जाए हमारी, तो यहाँ तीव्रता में अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि यह तीव्रता जो मिल रही है हमको, ये आर मतलब डिस्टेंस और क्षेत्रफल कैपिटल ए पर डिपेंड या निर्भर नहीं करता है। किसके लिए? चालकीय सीट के लिए। यही स्थिति हमारी अचालकीय सीट में भी होती है। अंतर क्या रहता है हमारा, वहाँ y2 होता है साथ में, यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ पूर्ण अवस्था बनती है। ठीक है, तो ये हमारा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग था, जिससे हमने चालकीय सीट की अवस्था प्राप्त की है, तीव्रता इसमें निकाली है। तो मैंने बताने का प्रयास किया है आपको, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा, मुझे पक्की उम्मीद है। पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो लगातार मिलते रहें, आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ ना आए, डाउट आपको ना हो। ठीक है ना, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी होती है, आपको ये समस्याएं होती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको अवश्य ही जवाब दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।